वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के पुणे के देहू में जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज मंदिर का करेंगे इफ्तिताह। मुंबई राजभवन में जलभूषण भवन और इनकलाबियों की गैलरी का भी करेंगे इफ्तिताह। मुंबई समाचार की 207 साला तकरीब में करेंगे शिरकत। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मामले में राहुल गांधी आज ईडी के सामने फिर होंगे पेश। पीर को राहुल से हुई 8.5 घंटे से ज़्यादा पूछगछ। ज़राए के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले के बारे में पूछे गए हैं सवाल। कांग्रेस ने कई जगह किया एहतजाजी मुजाहरा। बीजेपी ने इसे करार दिया बदउनवानी को छुपाने की कोशिश। भारत और मंगोलिया के दरमियान रूहानी व सकाफती रिश्तों में हुआ एक नए बाब का इजाफा। मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू की क़यादत में भारतीय वफ़द महात्मा बुद्ध की 4 बाक़ियात के साथ पहुंचा उलांग-बटोर। 29 साल बाद आज मंगोलियाई बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर मुक़द्दस बाक़ियात की होगी नुमाइश। श्रीनगर के बेमिना इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली बड़ी कामयाबी। तसादुम में 2 दहशतगर्दों को किया ढेर। कश्मीर पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों के निशाने पर थी अमरनाथ यात्रा। तसादुम में एक पुलिस एहलकार भी हुआ जख्मी। दहशतगर्दों के पास से हथियार और कुछ दस्तावेज किए गए हैं बरामद। भारत ने आलमी तिजारती तंजीम में तरक्की पजीर और कम तरक्की याफ्ता ममालिक के मफादात को मजबूती से उठाया। सनअत व तिजारत के वज़ीर पीयूष गोयल ने WTO की मुजव्वज़ा इस्लाहात पर किया तशवीश का इजहार। कोरोना की वबा से निमटने के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशों के तहत पेटेंट में रियायत के लिए भारत की मांग को दोहराया। पंचकुला में रंगारंग तकरीब के साथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स का हुआ इख्तिताम। खेल कूद और नौजवानों के उमूर के मरकज़ी वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर ने रवायती खेलों को बैनुल-अक़वामी सतह पर ले जाने पर दिया जोर। महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए हरियाणा तमगों के वसूल के मामले में रहा सरे फहरिस्त। विशाखापट्टनम में आज खेला जाएगा 5 मैचों की सीरीज का तीसरा T20 इंटरनेशनल। भारत के लिए बेहद अहम है ये मैच। सीरीज में बने रहने के लिए जनूबी अफ्रीका को हराना होगा जरूरी। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैज़ी और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मंगल के रोज़ महाराष्ट्र के दौरे पर होंगे। PM पुणे के देहू में जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज मंदिर का इफ्तिताह करेंगे। वो मुंबई में वाक़ राजभवन में जलभूषण भवन और इनकलाबियों की गैलरी का भी इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मुंबई समाचार के 200 साला जश्न में भी शिरकत करेंगे। ये अखबार 200 साल से मुसलसल शाये हो रहा है। इस मुनफरिद कामयाबी का जश्न मनाने के लिए इस मौके पर एक डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर होंगे। वज़ीर-ए-आज़म पुणे के देहू में जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज मंदिर का इफ्तिताह करेंगे। संत तुकाराम एक वारकरी संत और शायर थे जिन्हें अभंग, भक्ति, कविता और कीर्तन के तौर पर मारूफ रूहानी नगमों के जरिए बिरादरी पर मबनी इबादत के लिए जाना जाता है। वो देहू में रहते थे। उनकी मौत के बाद पत्थर से एक मंदिर की तामीर की गई थी, लेकिन रस्मी तौर पर इसे मंदिर के तौर पर नहीं बनाया गया था। इसे 36 चोटियों के साथ पत्थर की चिनाई में बनाया गया है और इसमें संत तुकाराम का मुजस्समा भी है। जगत गुरु संत तुकाराम महाराज संस्थान समिति और वारकरी बिरादरी वज़ीर-ए-आज़म के इस दौरे के तई काफी पुरजोश हैं। हर साल यहाँ पर लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं जिनको वारकरी कहा जाता है। यहीं से जो है पालकी निकलती है और यहाँ से पंढरपुर कई दिनों की पदयात्रा चलती है और अपने जो आराध्य विट्ठल रुक्मिणी उनको मिलने के लिए वारकरी यहाँ पर जाते हैं। तो ऐसे में एक संतों की लंबी परंपरा है, वारकरी परंपरा महाराष्ट्र को यहाँ पर मिली है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म का खुसूसी इस्तकबाल किया जाएगा। ट्रस्ट ने खुसूसी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म की खिदमत में पेश करने के लिए एक पगड़ी तैयार की है जो उन्हें इफ्तिताह के दिन पहनाई जाएगी। इस पगड़ी में महाराज जी का संदेश उनके अभंग द्वारा हम पूरे देश को देना चाहते हैं
की इस अभंग का मतलब है विष्णुमय जग वैष्णवांचा धर्म, भेदा भेद भ्रम अमंगल। अगर आपको देखना है तो पूरी सृष्टि है, ये सृष्टि में एकता होनी चाहिए। ये पगड़ी बिल्कुल उसी तरह बनाई गई है जिस तरह तुकाराम महाराज पहना करते थे। प्रधानमंत्री जी जब यहाँ आएंगे तो उनके स्वागत और सम्मान में 500 वारकरी, उन 5 लाख वारकरियों के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर प्रधानमंत्री जी का ताल बजाते हुए, मृदंग बजाते हुए और भगवान विट्ठल का नामस्मरण, नाम संकीर्तन करते हुए प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। मंदिर के इफ्तिताह के बाद वजीर आजम मोदी मंदिर के करीब इबादतगाह में वारकरी बिरादरी से खिताब करेंगे। वजीर आजम मुंबई में राजभवन में जल भूषण भवन और इनकलाबियों की गैलरी का इफ्तिताह करेंगे। जल भूषण 1885 से महाराष्ट्र के गवर्नर की सरकारी रिहाइश गाह है। इस इमारत का वक्त मुकम्मल होने के बाद इसे गिराकर इसकी जगह नई इमारत की मंजूरी दी गई थी। नई इमारत का संग बुनियाद सदर जमहूरिया ने अगस्त 2019 में रखा था। नई तामीर शुदा इमारत में पुरानी इमारत की तमाम खुसूसियात को महफूज रखा गया है। वजीर आजम मोदी राजभवन के बंकर का भी दौरा करेंगे। 2016 में महाराष्ट्र के उस वक्त के गवर्नर विद्यासागर राव को राजभवन में एक बंकर मिला था। इससे पहले अंग्रेज असलहे और गोला बारूद के खुफिया जखीरे के तौर पर इस्तेमाल करते थे। 2019 में बंकर की तज़ीन व आराइश की गई थी। महाराष्ट्र के मुजाहिदीन आज़ादी और इनकलाबियों के ताउन को यादगार बनाने के लिए गैलरी को बंकर में अपनी नौइयत के एक म्यूजियम के तौर पर तैयार किया गया है। वजीर आजम मुंबई के बांद्रा कुर्ला कम्प्लेक्स में मुंबई समाचार के 200 साला जश्न में भी शिरकत करेंगे। ये अखबार 200 साल से मुसलसल शाये हो रहा है। इस मुनफरिद कामयाबी का जश्न मनाने के लिए इस मौके पर एक डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। पुणे से शिशिर सेलार और मुंबई से श्यामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद कर्नाटक के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद बेंगलुरु के वसंतपुरा के विकंठ हिल में श्री राजा राज गोविंद मंदिर की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। इससे पहले पीर को सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने बेंगलुरु में नेशनल मिलिट्री स्कूल की प्लाटिनियम जुबली तकरीबात में शिरकत की। अपने खिताब में सदर जमहूरिया ने कहा कि आज ख़वातीन मुल्क में हर शोबे में तरक्की कर रही हैं। उन्होंने कहा कि फ़ौज में भी लड़कियों की शराकतदारी बढ़ी है, जिसकी वजह से हम दुनिया के सामने ख़वातीन की तरक्की के हवाले से फ़ख्र का एहसास करते हैं। और नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आज मुसलसल दूसरे दिन पूछगछ करेगा। राहुल से पीर को तकरीबन 10 घंटे तक पूछगछ की गई। वो रात को 11:10 पर ईडी ऑफिस से घर के लिए रवाना हुए। इस दौरान ईडी के दफ्तर के बाहर कांग्रेसियों की भीड़ थी। ईडी ने पीर को सुबह राहुल से पहले दौर में 3 घंटे तक सवालात पूछे। इसके बाद लंच ब्रेक के दौरान राहुल सोनिया गांधी से मिलने अस्पताल पहुंचे। यहां से दोबारा ईडी के दफ्तर पहुंचे, जहां उनसे दूसरे दौर की पूछगछ की गई। मंगोलिया और भारत के दरमियान रूहानी सकाफती ताल्लुकात में आज एक नए बाब का इजाफा हो गया है। भगवान बुद्ध के मुक़द्दस बाक़ियात मंगोलिया पहुंच गए हैं, जिन्हें 11 दिनों तक अक़ीदतमंदों के खुसूसी दर्शन के लिए रखा जाएगा। मरकज़ी वज़ीर क़ानून व इंसाफ किरण रिजिजू की क़यादत में 25 रुकनी वफ़द इन मुक़द्दस बाक़ियात के साथ वहाँ पहुँचा है। मंगोलिया के कई आला अफसरान और सरकारी एहलकार दारुल हुकूमत उलान बतूर के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर मुक़द्दस आसार के इस्तक़बाल के लिए पहुँचे थे। उनमें वहाँ के वज़ीर सक़ाफ़त चे नूमिन, इंडो मंगोलिया फ्रेंडशिप ग्रुप की सरबराह और मंगोल के सदर के मुशीर भी थे। मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि भगवान बुद्ध के मुक़द्दस आसार को मंगोलिया ले जाने से भारत और मंगोलिया के दरमियान सकाफती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। गंदन मठ में मुक़द्दस बाक़ियात का रिवायती अंदाज में इस्तक़बाल किया गया। पूरे कैंपस में मंत्रोच्चार की आवाज़ें गूंजने लगीं। मुक़द्दस आसार के दर्शन के लिए अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद में गंदन मठ पहुँचे। आज से अगले 11 दिनों तक इन मुक़द्दस आसार को गंदन मठ के अहाते में वाक़ बिट्स गाँव मंदिर में दर्शन के लिए रखा जाएगा। और श्रीनगर के बैमीना इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम हुआ है। इस तसादुम में श्रीनगर पुलिस ने
कलअदम दहशतगर्द तंजीम लश्कर के 2 दहशतगर्दों को मार गिराया। कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने बताया है कि तसादुम में एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ है। मारे गए दहशतगर्दों से कुछ दस्तावेजात भी बरामद हुए हैं। उनके मुताबिक एक दहशतगर्द की शनाख्त अब्दुल्ला गौरी के तौर पर हुई है। वो पाकिस्तान के फैसलाबाद का रहने वाला था, जबकि दूसरा दहशतगर्द आदिल हुसैन मीर उर्फ सुफियान उर्फ मसब अनंतनाग का था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक वो 2018 में वाघा बॉर्डर से वीज़े पर पाकिस्तान गया था। वो वहाँ से हथियारों की तरबियत लेकर वापस आया था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने श्रीनगर में 2 दिनों में 3 दहशतगर्दों को हलाक करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने बताया कि बैमिना इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई शुरू की गई। इस दौरान दहशतगर्दों ने फायरिंग शुरू कर दी, जबकि जवाबी कार्रवाई में दोनों दहशतगर्द मारे गए। आईजी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि ये ग्रुप सोपोर इनकाउंटर के दौरान फरार हो गया था। पुलिस मुसलसल उनकी तलाश में थी। उन्हें दुरुस्त मालूमात की बुनियाद पर मार गिराया गया है। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। मरकज़ी वज़ीर पीयूष गोयल ने WTO वज़ारती कॉन्फ्रेंस के मौके पर अपने हम मनसबों और दिगर ममालिक के लीडरों के साथ मीटिंग की। मरकज़ी वज़ीर ने जेनेवा में नेपाल के सनत व तिजारत और सप्लाई के वज़ीर दिलेंद्र प्रसाद बड्डूस के साथ मीटिंग की। मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि नेपाल WTO में सबसे कम तरक्की याफ्ता ममालिक का लीडर होने के नाते भारत के साथ मुश्तरका मफादात रखता है। उन्होंने कहा कि हम एक कामयाब वज़ारती कॉन्फ्रेंस की उम्मीद करते हैं। बारहवीं वज़ारती कॉन्फ्रेंस के मौके पर मरकज़ी वज़ीर पीयूष गोयल ने अपने आयरिश हम मनसब ली वार्ड क्रूक के साथ भी बातचीत की। पीयूष गोयल ने 1 माह से भी कम अरसे में दूसरी बार यूरोपीय यूनियन के तजारती कमिश्नर वॉल्डेस डोम्बोरोव्स्की के साथ भी मीटिंग की। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तक़िल मिशन के कौंसलर आर मधुसूदन म्यांमार के बारे में गैर रस्मी ब्रीफिंग में कहा है कि म्यांमार में अदम इस्तेहकाम भारत को बराह रास्त मुतासिर करता है। उन्होंने कहा कि म्यांमार के लिए जल्द अज जल्द जमहूरियत की तरफ लौटना अहम है। उन्होंने कहा कि भारत वाहिद मुल्क है जिसकी बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ लंबी सरहद है। उन्होंने कहा कि भारत के सामने म्यांमार की रखाइन रियासत से बेघर अफराद की वतन वापसी जैसे बहुत से अहम मसाइल हैं। उन्होंने 1 बिलियन बेघर अमरीकी अफराद की मेज़बानी करने पर बांग्लादेश की भी सताइश की। साथ ही उन्होंने कहा कि यह नहायत ज़रूरी है कि आलमी बिरादरी बांग्लादेश पर पड़ने वाले इंसानी बोझ को समझे। और आइए अगली खबर की तरफ नज़र डालते हैं। बरतानिया की हुकूमत ने पीर को नई कानून साजी की तजवीज़ पेश की है। ये तजवीज़ ब्रेग्जिट के बाद शुमाली आयरलैंड के तिजारती क़वानीन को तब्दील कर देगी। यूरोपीय यूनियन ने मुनासिब कार्रवाई से खबरदार करते हुए कहा है कि वो शुमाली आयरलैंड प्रोटोकॉल मुआहदे पर दोबारा बातचीत नहीं करेगा। यूरोपीय कमीशन के नायब सदर मारूस सेफोविक ने एक बयान में कहा है कि दोबारा मुज़ाकरात शुमाली आयरलैंड के शहरियों और कारोबारी इदारों के लिए मज़ीद कानूनी गैर यकीनी सूरत हाल का माहौल पैदा करेंगे। Renegotiating of the protocol is unrealistic. No workable alternative solution has been found to this delicate, long negotiated balance. Any renegotiations would simply bring further legal uncertainty for the people and businesses in Northern Ireland. For these reasons, the European Union will not renegotiate the protocol. Our reaction to unilateral action by the UK will reflect that aim and will be proportionate. As a first step, the Commission will consider continuing the infringement procedure launched against the UK government in March 2021. We had put this legal action on hold in September 2021 in spirit of constructive cooperation to create the space to look for joint solutions. The UK's unilateral action goes directly against this spirit. The Commission will also consider launching new infringement procedures that protect the EU single market from risks that the violation of the protocol creates for the EU businesses and for the health and safety of EU citizens.
जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने बरतानिया और शुमाली आयरलैंड के दरमियान सामान की नकलो हरकत पर पाबंदी के कानून के नफाज के बरतानिया के फैसले को गैर मुनसिफाना और अफसोसनाक करार दिया है। उन्होंने कहा कि इसके ताल्लुक से यूरोपीय यूनियन का मुत्तफ़िक़ा रद्दअमल सामने आएगा। सामान की नकलो हरकत पर बरतानिया और शुमाली आयरलैंड के दरमियान तनाव बढ़ रहा है। बरतानिया ने इसके लिए आयरलैंड पर मामले को हल करने के लिए दुरुस्त तरीक़ा इख्तियार न करने का इल्ज़ाम लगाया है। शोल्ज ने कहा कि बरतानिया ने इंतहाई अफसोसनाक फ़ैसला लिया है जो यूरोपीय यूनियन के साथ तमाम मुआहिदों के ख़िलाफ़ है। उन्होंने कहा कि ये नाइंसाफ़ी भी है क्योंकि यूरोपीय कमीशन ने बहुत सी अमली तजावीज़ पेश की हैं। अगरचे दुनिया भर में कोरोना की रफ्तार कम हुई है, लेकिन कोरोना इन्फेक्शन के मामलात में इजाफा जारी है। दुनिया भर में अब तक 54 करोड़ से ज़ायद अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। कोरोना की वजह से 63 लाख से ज़्यादा लोग जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि 51 करोड़ से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जंग जीतने में कामयाब रहे हैं। अमेरिका अब भी कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के मामले में सरे फहरिस्त है। अमेरिका में अब तक कोरोना इन्फेक्शन के 8 करोड़ 73 लाख से ज़्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना से 10,35,000 अफराद हलाक हो चुके हैं। और दिल्ली में इन दिनों गर्ल्स कैडेट्स के लिए एनसीसी का मुश्तरका सालाना तरबियती कैंप चल रहा है। इस कैंप में गर्ल्स कैडेट्स को फ़ौजी तरबियत दी जा रही है। इन तलबा कैडेट्स को किस किस्म की तरबियत दी जा रही है बता रहे हैं हमारे नामा निगार गिरीश निशाना अपनी इस खुसूसी रिपोर्ट में। ये हैं दिल्ली की अलग अलग कॉलेज और स्कूलों की वो गर्ल्स कैडेट जो इन दिनों दिल्ली के रोहिणी में वाक़े एनसीसी भवन में एक दिल्ली गर्ल्स बटालियन के ज़ेर एहतमाम मुश्तरका सालाना तरबियती कैंप में हिस्सा ले रही हैं। इस कैंप में तकरीबन 500 गर्ल्स कैडेट्स को फौजी तरबियत दी जा रही है, जिसमें ड्रिल और टेंट पिचिंग समेत फायरिंग की भी तरबियत शामिल है। हमारे पास 8 कॉलेजेस हैं और तकरीबन 13 स्कूल्स हैं, जिनके कैडेट्स को हम अलग अलग तरह की फ़ौजी गतिविधियों के बारे में बता रहे हैं और यहाँ पर उनको जो हमने पूरे साल में ट्रेनिंग करते हैं उसको हम पूरा इकट्ठा करके लोगों को कंबाइंड ट्रेनिंग दे रहे हैं। सो एम जो इस ट्रेनिंग का है वो है कि एक नेशनल इंटीग्रेशन और एक कैरेक्टर बिल्डिंग। प्राइमरीली वेरियस एक्टिविटीज़ जैसे कि हम सुबह ड्रिल कराते हैं डिसिप्लिन के लिए, पीटी गेम्स, उसके अलावा जो उनके क्लासेस होते हैं जो कि मैप रीडिंग है, WT वेपन ट्रेनिंग है और अदर बाकी क्लासेस हैं फील्ड क्राफ्ट जो कि उनको किस तरह से फौजी स्टाइल में चलना है वो सिखाता है। कोरोना वबा की वजह से तकरीबन 2 साल बाद एनसीसी में इस तरह के कैंप्स का इनकाद हो रहा है, जहां स्कूल और कॉलेज की तालिबात कैडेट्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। इस कैंप का हिस्सा बनकर गर्ल्स कैडेट भी काफी पुरजोश हैं। एनसीसी का मेरा पहला कैंप है और मैंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, जैसे कि फायरिंग हमारे पहले दिन ही हो गई थी। हम लोग राजीव की शूटिंग रेंज पे गए थे, हमने यहीं ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग भी करी। काफ़ी प्रैक्टिकल और थ्योरी भी देखने को मिला, आर्मी लाइफ कैसे जीते, एक डिसिप्लिन लाइफ कैसे जीते हैं। सुबह 4:30 बजे उठ के जो हम लोग घर पे यूजुअली सो जाते हैं, तो वो काफ़ी नया एक्सपीरियंस था। Earlier, before joining NCC, we were just civilians, and after joining NCC, right now we are cadets. We take care of the nation, and we are the second line of defense at this point. We are being taught how to be disciplined and how to live the army life at this point. And right now, I myself feel like I am in the army because of this camp. We have been given drill sessions, PT session, obstacle training courses. We have been also been taken to the firing range where we learn how to fire. कैंप में गर्ल्स कैडेट को एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी तरगीब दी जा रही है। इसके अलावा इनका अभी से ही आर्मी कैंप के लिए भी इंतखाब शुरू हो चुका है, जिसके लिए उन्हें कई तरह के मुकाबलों से भी गुजरना पड़ रहा है। एनसीसी कैडेटों को एकता और अनुशासन का पाठ सिखाती है जो उनके जीवन भर काम आता है। इस CATC कैंप में भी इन छात्रा कैडेटों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है जो इनके जीवन भर काम आएगा। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और अगली खबर पर नज़र डालते हैं। पंचकुला में 4 जून से शुरू हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पीर को रंगारंग प्रोग्राम के साथ इख्तिताम हो गया है। मेज़बान हरियाणा ने अपना तसल्लुत बरकरार रखते हुए सबसे ज़्यादा तमगे जीते। हरियाणा 52 तलाई तमगे समेत कुल 137 तमगों के साथ सरे फहरिस्त रहा है। वहीं महाराष्ट्र की टीम
125 तमगों के साथ दूसरे नंबर पर रही, जबकि कर्नाटक ने तीसरी पोजीशन हासिल की। इख्तितामी तकरीब के मौके पर हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, मरकजी वजीर खेल अनुराग सिंह ठाकुर, खेल के वजीर ममलिकत निस्त परमानिक और हरियाणा के वजीर आला मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद थे। भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 5 T20 मैचों की सीरीज़ का तीसरा मैच आज विशाखापट्टनम में खेला जाएगा और डॉक्टर YSR राजशेखर स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। इस मैच में मैन इन द ब्लू सीरीज़ के पहले 2 मैच इससे पहले हार चुकी है। तीसरे मैच में टीम इंडिया के लिए करो या मरो की सूरत हाल है और अगर भारत तीसरा मैच हार जाता है तो ये सीरीज़ भी गंवा देगी। भारत के लिए ओपनिंग जोड़ी का न होना बाइस तशवीश है। ख़ासतौर पर ऋतुराज गायकवाड़ ज़्यादा रन बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इससे कबल भारत ने लगातार 12 मैच जीतकर इस सीरीज़ में कदम रखा था, लेकिन उसे जनूबी अफ्रीका की मजबूत टीम के खिलाफ अभी तक शिकस्त का सामना करना पड़ा है। पहले मैच में भारत को नाक़िस गेंदबाजी की वजह से शिकस्त हुई और दूसरे मैच में बल्लेबाजों ने मायूस किया है। और अगली खबर पर आइए नज़र डालते हैं। रूस के डैनियल मेदवेदेव दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने आलमी रैंकिंग में सरे फहरिस्त नोवाक जोकोविच की जगह हासिल कर ली है। अब जोकोविच रैंकिंग में तीसरे नंबर पर चले गए हैं। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव दूसरे नंबर पर हैं। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। अखबारात के जायज़े में सबसे पहले नज़र डालते हैं रोज़नामा इनकलाब की अहम सुर्खियों पर। पहली अहम सुर्खी है कौमी सलामती का तसव्वुर पहले से कहीं ज़्यादा वसी हो चुका है। यह कहना है राजनाथ सिंह का। साथ ही उन्होंने वज़ीर दिफा ने राजनाथ सिंह ने कहा है कि हाइब्रिड ख़तरात से निपटने के लिए सिविल इंतज़ामिया और मुसल्लह अफवाज के दरमियान तालमेल और इश्तराक बहुत ज़रूरी है और उसके बगैर बहैसियत कौम ख़तरात और चैलेंजों का जवाब देना मुश्किल है। रोज़नामा इनकलाब की आलमी सफ़े की अगर सुर्खियों की बात करें तो पहली अहम सुर्खी है दुनिया भर से अब तक 11,000 से ज़ायद आज़मीन हज मदीना पहुँच चुके हैं। ईरान से 1,300 आज़मीन पर मुश्तमिल पहला काफ़िला मदीना मुनव्वरा पहुँचा। 16 जून तक मज़ीद 21 परवाज़ों के ज़रिए आज़मीन फ़रीज़ हज के अदायगी के लिए मदीना पहुँचेंगे। आगे बढ़ते हैं। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की अहम सुर्खियों की बात करें तो सफ़े अव्वल की अहम सुर्खी है खुर्दा महंगाई में मामूली गिरावट। इफ़रात ज़र की शरह 7.04% जो है वो रहा है और मुल्क में खुर्दा महंगाई मई के महीने में 7.04% पर मामूल के तौर पर कम रही, जो अप्रैल 2022 में जो है ये 7.79% थी। हालांकि 7% की खुर्दा महंगाई आम आदमी की जेब पर थोड़ा असर तो ज़रूर डाल रही है। आगे बढ़ते हैं। आलमी सफ़े की सुर्खी अगर हम बात करें राष्ट्रीय सहारा की तो वो है इराक़ में नया सियासी बहरान आ गया है। पार्लियामेंट की बड़ी जमात ने इस्तीफ़ा दे दिया है। मुक़्तदर सदर की जमात का उम्मीदवार पार्लियामेंट के स्पीकर की जानिब से इज्तिमाई इस्तीफ़ा मंजूर करने के ऐलान के बाद वज़ारत उज़्मा की दौर से बाहर हो गया है। इराक़ में चंद माह कबल होने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में मजबूत हुकूमत के क़याम में नाकामी के बाद मुल्क में एक नया सियासी बहरान हम कह सकते हैं कि शुरू हो गया है। अखबार ने उसी को लिखा है। खेल की खबरों की अगर बात करें तो खेल के सफ़े पे एक सुर्खी लगाई गई है IPL दुनिया की दूसरी सबसे महंगी लीग है। IPL के टीवी डिजिटल हुकूक 44.075 करोड़ रुपए में फ़रोख्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और रोज़नामा हमारा समाज की अगर सुर्खियों की बात करें तो सफ़े अव्वल की सुर्खी है। सफ़े अव्वल पे एक आलमी ख़बर को अखबार ने जगह दी है। इसराइल अदालत का फ़लस्तीनियों से इलाक़े को खाली कराने का फ़ैसला, सैकड़ों फ़लस्तीनियों के बेघर होने का अंदेशा है। इसराइल की अदालत के फ़ैसले के बाद मगरबी किनारे के इलाक़े में मुसाफिरता में 1200 के करीब फ़लस्तीनियों ख़ानदान को बेघर होने का अंदेशा है। अदालत के हालिया फ़ैसले में 1967 के मशरिक़ वस्ता जंग में इसराइल के इस इलाक़े पर कब्ज़ा करने के बाद से यहाँ से सबसे बड़ी नक़ल मकानी इसको कह सकते हैं। एक और ख़बर सफ़े अव्वल की है। बंगाल रियासती यूनिवर्सिटियों की चांसलर होंगी वज़ीर आला। मगरबी बंगाल असम्बली में बिल पास हो गया है। BJP ने इसकी शदीद मुखालफत की है।
तो नाज़रीन, ये था दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। और आइए अब मुल्क के मौसम के मिजाज पे भी नज़र डालते हैं। क्या है मुल्क के मौसम का मिजाज? नाज़रीन, अब वक्त हुआ चाहता है आपसे रुखसत होने का, लेकिन इससे पहले आपको लिए चलते हैं कोची, जहां उसके कुदरती नज़ारे आपको अपनी सांसें रोकने पर मजबूर कर देंगे। आप इन नज़ारों से महजूज हो और हमें दें इजाज़त। आदाब।